Good afternoon, students. Today I am going to discuss a new chapter, that is anti-anginal drugs. Okay. First is angina. What is angina? Angina is the symptoms of myocardial infection. क्या होता है angina? कि हम कह रहे हैं जब ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जब बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड और ऑक्सीजन की सप्लाई में इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो एक रीजन बनता है मायोकार्डियल इस्कीमिया का, जिसको हम मतलब जो एक सिम्टम होता है किसका, एंजाइना का. एंजाइना एक्चुअली क्या है, सिम्टम है मायोकार्डियल इस्कीमिया का. और वो कब होता है, जब हम कह रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड में इम्बैलेंस हो जाता है. या तो ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो जाएगी एंड ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. उस टाइम भी क्या है, ये बैलेंस वेरी करने लग जाएगा, तब एंजाइना कॉज होगा. नेक्स्ट इज फर्स्ट है एंजाइना. एंजाइना के टाइप्स. एंजाइना हैज 3 टाइप्स. फर्स्ट इज स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड वेरिएंट एंजाइना. ठीक है. जो स्टेबल एंजाइना क्या होता है, स्टेबल एंजाइना में क्या होगा, ऐसे अटैक्स हमें मतलब अटैक्स आएंगे जब लाइक एक्सरसाइज या इमोशंस, जब हम कह रहे हैं कि बहुत हमने बॉडी को इतना फटीग किया है या बॉडी से हमने इतना काम लिया, उस टाइम पे जब हमें अटैक्स प्रिडिक्ट होंगे, दैट इज स्टेबल एंजाइना. मतलब उस टाइम क्या हम कह रहे हैं, हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो नहीं मिल रही, या जितना डिमांड हम कर रहे हैं वो कम हो रही है, मतलब जितना उसको चाहिए उतना नहीं मिल रहा. तो वो मतलब एक रीजन ही एंजाइना का है. वो अलग अलग तरह से हो सकती है, मतलब 3 तरह से हो सकती है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड वेरिएंट. तो स्टेबल में फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे क्या है, जो भी अटैक्स आएंगे, अटैक मीन्स कि चेस्ट टाइट हो जाएगी लेफ्ट साइड से लेके वो जॉ लेफ्ट हैंड तक वो पेन जाएगा. दैट मीन्स कि उस टाइम हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई जो हो रही है वो कम हो रही है, मतलब जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर है उतना नहीं मिल पा रहा. अब वो हम रीजंस आगे डिस्कस करेंगे कि किन किन रीजन की वजह से एंजाइना होता है, मतलब क्यों हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में नॉर्मली देखो हार्ट ही हमारा सारी बॉडी में ब्लड देता है, ऑक्सीजन देता है. बट अगर हम कह रहे हैं कि उसी की वजह से अगर कोई हमें डिजीज हो रही है जिसको हम एंजाइना बोल रहे हैं, तो उसके भी वेरियस फैक्टर्स है कि वो किस रीजन से होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना. द सेकंड टाइप इज अनस्टेबल एंजाइना. अनस्टेबल एंजाइना मतलब एक ऐसा जहाँ पे कुछ मिनिमम एक्सर्शन होता है. देखो फर्स्ट में हमने स्टेबल में कहा कि जब हम बहुत एक्सर्शन करते हैं, जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अपनी बॉडी को पे वर्क करते हैं, उस टाइम जब एंजाइना होता है, उस टाइम जब ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड कम होती है, मतलब कुछ भी वेरिएशन होता है, तब वो रीजन होता है स्टेबल का. और अनस्टेबल मतलब जब हम कह रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा एक्सर्शन बॉडी को देते हैं फिर भी उस टाइम पे वो अटैक्स होते हैं एंजाइना के, दैट इज अनस्टेबल. और वो किस किस रीजन से होते हैं, देखो अब हम कह रहे हैं जो हमारा अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब थोड़े से ही लोड से अगर एंजाइना हो रहा है. अब वो किस रीजन से है कि हमें या तो प्लेग हो जाता है या प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है. ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि नॉर्मली क्या होता है रेस्ट कंडीशन में और एक्सरसाइज कंडीशन में, ये जनरल है. इसमें क्या है कि हम कह रहे हैं फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल है, ऐसा हार्ट क्या है, नॉर्मल प्रोसेस हार्ट का ये रहता है. क्लासिकल एंजाइना में क्या, या तो एथ्रियोमा मतलब एक प्लेग फॉर्मेशन होने लग जाता है. अगर हम कह रहे हैं कि हमारे ब्लड वेसल में कुछ भी प्लेग फॉर्मेशन होता है, देखो नॉर्मली अगर वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है, पंप कर रहा है हार्ट, तो ब्लड फ्लो सर्कुलेट जो कर रहा है वो नॉर्मल होगा. पर वहां पे कहीं पे भी प्लेग या कहीं भी ब्लॉकेज होगी तो वो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई जो होगी वो ऑल्टर कर जाएगी, वो आगे फर्दर सप्लाई नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी को पूरे पार्ट्स को और हार्ट में ऑक्सीजन अपने आप ही सप्लाई होना कम हो जाएगा. तो वो रीजन है एंजाइना का, वो अलग अलग वे में हो सकता है. ठीक है. और थर्ड वन इज वेरिएंट. वेरिएंट मीन्स अदर नेम ऑफ वेरिएंट इज प्रिंजमेटल एंजाइना. प्रिंजमेटल एंजाइना मतलब जब भी कभी हम कह रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरीज में कुछ स्पाज्म होता है, ये देखो
वेरिएंट एंजाइना में डायग्राम में दिख रहा है, ये आपकी बुक में भी है केडीटी में। वेरिएंट एंजाइना जब भी कोई स्पाज्म होगा तो फ्लो अपने आप ही कम होने लग जाता है। फ्लो कम होने लग जाएगा ब्लड का, देखो इसमें हम कह रहे हैं कि प्लेट फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट स्पाज्म के कारण वो फ्लो कम होने लग जाएगा। फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा, जितनी भी वॉल्स हैं आर्टरीज की वो टाइट होने लग जाएगी। ठीक है, टाइट होने का मतलब अगर हम कह रहे हैं वो टाइट हो रही, कंस्ट्रिक्ट हो रही है, नैरो हो रही है, तो ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है आर्टरी के थ्रू वो भी धीरे धीरे स्लो से स्टॉप होने लग जाएगा। ठीक है, मतलब हम बेसिकली ये बात करें कि एंजाइना क्या है। एंजाइना ये कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन डिमांड कम होने लग जाता है। ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन डिमांड कम होने लग जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लग जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट होने लग जाएगा और पेन सर्कुलेट होने लग जाएगी थ्रू द लेफ्ट हैंड टू नेक एंड बैक पोर्शन। तो वो क्या होगा, एंजाइना होगा। और ये 3 टाइप्स हैं इसके। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, दैट इज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स जो एंजाइना को क्योर करते हैं। वो कोई भी टाइप में हो सकता है, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, हमने क्या करना है, जो हम कह रहे हैं बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड के बीच में जो है दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमने क्या करना, अगर हमें ऑक्सीजन सप्लाई कम है, मतलब अगर बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा है, तो उस केस में एंजाइना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, या तो उसकी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे या डिमांड को कम करेंगे, तो अपने आप क्या होगा, बैलेंस होने लग जाएगा। Is anti-anginal drugs. Angina pectoris refers to a strangling or pressure-like pain caused by cardiac ischemia. The pain is usually located substernally, but is sometimes perceived in the neck, shoulder and arm of the epigastrium. हम कह रहे हैं कि जो भी angina है हमारा normally क्या होता है, पेन कहाँ से स्टार्ट होती है, नेक से, शोल्डर से एंड आर्म से, मोस्टली लेफ्ट साइड से ये मतलब स्ट्रेन शुरू होता है, पेन शुरू होता है। And women develop angina at a later age than men and are less likely to have classical substernal pain. अभी डायग्राम में दिख रहा है कि हेल्दी कोरोनरी आर्टरी है जो, वहाँ पे ब्लड आर्टरी के अंदर जो है नॉर्मल फ्लो कर रहा है, और ये आर्टरी वाला नॉर्मल फ्लो कर रहा है। उसमें मतलब जितना भी ब्लड सप्लाई हमें चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, वो नॉर्मल वे में फ्लो कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है कि प्लेक फॉर्मेशन हो रही है। देखो जहां भी प्लेक फॉर्मेशन होने लग जाएगी तो हम कह रहे हैं कि हमारी आर्टरीज जो है वो टाइटन और कंस्ट्रिक्ट और नैरो होने लग जाएंगे, क्योंकि वो ये देखो आर्टरीज नैरो हो रही है तो प्रेशर भी जो है इंक्रीज हो जाएगा और फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ये आगे देखिए ब्लड क्लॉटिंग होने लगी। ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि हम सप्लाई भी स्लो हो जाएगा और हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी इतना प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगा जितना रिक्वायर्ड है, तो वो एंजाइना कॉज करेगा। Next is anti-anginal drugs are those that prevent, abort or terminate attacks of angina pectoris. ये हम टाइप्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। Treatment of angina pectoris. Drugs used in angina are of main 2 strategies. First is reduction of oxygen demand. यही हमने बोला, देखो मेन क्या है कि दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है, और अगर हम उस इम्बैलेंस को बैलेंस कर लेंगे तो वो अपने आप ही ट्रीट हो जाएगा एंजाइना। तो कैसे कर सकते हैं, या तो हम रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जितनी ऑक्सीजन की हमारी डिमांड है हम उसको कम कर दें, या ऑक्सीजन डिलीवर, जितनी भी हमारा ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है या उनको इंक्रीज कर दें, दोनों तरीके से। नेक्स्ट इज ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस। फर्स्ट क्लास इज वेसोडाइलेटर्स, कार्डियक डिप्रेसर्स एंड अदर ड्रग्स। ये आगे क्लासिफिकेशन है, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एंजाइना पेक्टोरिस की ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल। फर्स्ट इज नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में एक है शॉर्ट एक्टिंग, एक लॉन्ग एक्टिंग। एंड बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। देखो हमने पिछली बार में भी पढ़ा था, जो हमने अरिथमिया पढ़ा था उसमें भी हमने क्या पढ़े थे, 4 क्लासेस उसकी पढ़ी थी कि कैसे कैसे वो चैनल्स को ब्लॉक करती है।
तो वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। इसमें भी हम क्या क्लासीफाई कर रहे हैं, देखो जिनकी वजह से मतलब जो हम कह रहे हैं कि जब डिक्रीज होने लग जाता है ऑक्सीजन सप्लाई, डिक्रीज हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, तब एंजाइना होगा। बट हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हैं, क्लासिफिकेशन है, जो क्या करेंगे उसको ऑल्टर करेंगे एंड चेंज करेंगे। या तो वो बीटा ब्लॉकर्स या बीटा ब्लॉकर्स के चैनल्स के थ्रू उनको ब्लॉक कर देंगे, तो भी क्या है ऑक्सीजन सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एग्जांपल इज फेनाइल एल्कालामाइन, एग्जांपल इज विरापामिल, benzothiazepine, diltiazem, hydropyridine, nifedipine and phalodipine, amlodipine, nitridipine, limudipine. Classification of other anti-anginal drugs, that is potassium channel openers and others. Example is dipyridamole, trimetazidine, ranolazine. And clinical classification. Clinical classification means the class which is used to abort or terminate attack. या तो वो क्या करेंगी, मतलब हम कह रहे हैं एक बेसिक हमारी क्लासिफिकेशन है जो सिर्फ एंटी एंजाइनल ड्रग्स के लिए यूज करते हैं। सेकंड क्या है कि वो क्या करेंगी, या तो वो अटैक्स को, जितने भी अटैक्स आ रहे हैं एंजाइना की वजह से, मतलब जो चेस्टनेस की टाइटनिंग हो रही है उसको क्या करेंगे, या तो वो अबॉर्ट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे उन अटैक को। एग्जाम्पल इज आइसोसोर्बाइड एंड GTN, ग्लिसराइड, and used for chronic prophylaxis and all other drugs. First is nitrates. अब सबसे पहले जो मेन ड्रग है एंटी एंजाइना की, दैट इज नाइट्रेट। वो क्या करेगी, प्रीलोड रिडक्शन कर देगी। प्रीलोड रिडक्शन मतलब अगर हमारा ब्लड जो है पेरिफेरल फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको जितना भी स्ट्रेन पड़ रहा है, मतलब जितना भी हम कह रहे हैं प्रेशर से वो ब्लड जा रहा है, उसको रिड्यूस कर देगा। प्रेशर से रिड्यूस जाने का मतलब कि हम कह रहे हैं कि उस टाइम वो डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि प्रेशर बहुत इंक्रीज है। वो क्या करेगा, प्रीलोड रिडक्शन कर देगा। नाइट्रेट हेल्प टू प्रीलोड रिडक्शन इन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। एंड आफ्टर लोड रिडक्शन कैसे करेगा, नाइट्रेट ऑल्सो प्रोड्यूस सम आर्टरियोलर डायलेशन। वो क्या करेगा, आर्टरीज की डायलेशन कर देगा। जो भी जितना भी प्रेशर की वजह से वो कंस्ट्रिक्ट हो रही थी, वो क्या करेगा, उसको कंस्ट्रिक्शन को डायलेट कर देगा, जिससे क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो अपने आप ही कम होने लग जाएगा एंड ब्लड फ्लो भी नॉर्मल होने लग जाएगा। थर्ड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो। In the arterial tree, nitrates preferentially relax bigger conductions and coronary arteries than arterioles and resistant vessels. ये क्या करेगा, कोरोनरी फ्लो को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। कोरोनरी फ्लो मतलब जितना भी हम कह रहे हैं कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो एक्चुअल में लेके जा रहा है ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में और ऑक्सीजन सप्लाई को सर्कुलेट कर रहा है, ये क्या करेगा, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगा जहाँ पे भी वो रिक्वायर्ड है। जहाँ पे भी अगर हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रिक्शन है, उसको डायलेट करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरी बॉडी में। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट। The nitrates, the organic nitrate agents are prodrugs that are sources of nitric oxide. नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा जितनी भी ग्वेनिलाइल साइक्लेस है, जो क्या करते हैं साइक्लिक GMP को इंक्रीज किया। आप इस डायग्राम से देखना नेक्स्ट में, जो साइक्लिक GMP है वो क्या करेगा, डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा मायोसिन लाइट चेन की, and it reduces calcium and leads to the relaxation of smooth muscles. This one, ये क्या करेगा, जो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स है ये उनको नाइट्रेट जो रिलैक्स करेगा। देखो हम कह रहे हैं कैल्शियम की वजह से कि वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन करेगा मतलब कंस्ट्रिक्ट करेगा वेसल्स को, तो वो क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। जितना हमारे डिमांड है उतना वो सप्लाई नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो नाइट्रेट्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को ब्लॉक करेंगे, जिससे क्या होगा, नाइट्रोडायलेटर की वजह से वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे और साइक्लिक GMP हेल्प्स करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ब्लॉक करने के लिए, जिससे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन जो है रिलैक्सेशन हो जाएगा और जितना हमारा ऑक्सीजन सप्लाई हमें चाहिए वो प्रॉपर वे में हो जाएगा और वो उसको डायलेट कर देगा वेसल्स को। नेक्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर लिपिड soluble, well absorbed from the buccal mucosa, intestine and skin, and ingested orally, all except isosorbide mononitrates. And they undergo extensive and very first pass metabolism in liver. They are rapidly denitrated by the glutathione reductase and mitochondrial aldehyde dehydrogenase. So next is
एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट। देखो हमारा सिलेबस में जो भी क्लासिफिकेशन है उसमें मेन ड्रग जो है वो जो प्रोटोटाइप ड्रग आपकी है वो है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में भी क्या हम बोल रहे हैं कि हमारा GTN जो है वो एक GTN मतलब ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये हमारी एक प्रोटोटाइप ड्रग है, ठीक है। मतलब इसकी 5 क्लासिफिकेशंस हैं, हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज नाइट्रेट्स, वो जो शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। सेकेंड क्लास इज बीटा ब्लॉकर्स। थर्ड क्लास इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फोर्थ क्लास इज पोटेशियम चैनल ओपनर्स। देखो बाकी सब तो क्या है, वो ब्लॉकर्स हैं, एंड पोटेशियम चैनल is not a blocker, is a opener, and the others or other clinical classification। तो हम क्या कह रहे हैं, नाइट्रेट्स क्या करेगा, नाइट्रेट जो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से उसको कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, जो भी गेट है ओपन वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड जो होगी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब दोनों के जो भी ऑल्ट्रेशन है, जो भी उनका बैलेंस है वो प्रॉपर रहेगा। Next is adverse effects of nitrates. Headache is the most common adverse effects of nitrate. High doses of nitrate can cause postural hypotension, facial flushing, and tachycardia. Phosphodiesterase type 5 inhibitors such as sildenafil potentiate the action of the nitrate. It precludes the dangerous hypotension. So this combination is contraindicated. Next is tolerance and dependence. नाइट्रेट फ्री इंटरवल, ये क्या करते हैं, जो भी टॉलरेंस है, मतलब नाइट्रेट टॉलरेंस जो होती है उसको ओवरकम करने के लिए हम नाइट्रेट फ्री इंटरवल देते हैं। वो क्या करेगा, सेंसिटिविटी ऑफ द जो भी मतलब नाइट्रेट की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है वो उसको वापस रिस्टोर करेगा। यहाँ अगर डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जितना भी मतलब अगर हम नाइट्रेट्स का प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या है वो हम उसको नाइट्रेट को हम विड्रॉ करते जाएंगे, या क्योंकि वो नाइट्रेट डिपेंडेंस हो जाएगा, इसलिए हम उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाएंगे और विड्रॉ करते जाएंगे अगर हमारा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है किसका, नाइट्रेट्स का। सो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ नाइट्रेट्स। First is used in angina pectoris. GTN, glyceryl trinitrate, produces relief within 3 minutes in 75% patients. The rest may acquire another dose to take longer, up to 9 minutes, and also used in acute coronary syndrome, and also used in myocardial infection। देखो अगर एंजाइना की बात करें तो myocardial infection में भी हम यूज करेंगे इसको, नाइट्रेट्स को। GTN is frequently used during evolving myocardial infection with the aim of relieving chest pain, pulmonary congestion, limiting the area of necrosis by altering oxygen balance in ischemic zone. Next, uses in CHF and LVF and biliary colic, esophageal spasm, cyanide poisoning. Next is beta blockers. Second class is beta blockers. Example of beta blockers is propranolol, metoprolol, atenolol and others. बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड। देखो क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर्स जो है ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज करेगा। हम कह रहे हैं अगर जितना हमारा डिमांड है, मतलब दोनों का इम्बैलेंस कैसे होगा, या तो ऑक्सीजन सप्लाई को कम करेगा, डिमांड को इंक्रीज करेगा। बट बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, वो ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज कर देगा बाय ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर्स एंड रिजल्टिंग इन डिक्रीज हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। और जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं आर इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ अटैक्स एंड इन इंक्रीजिंग एक्सरसाइज टॉलरेंस इन एंजाइना, ठीक है। सो हम कह रहे हैं जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं वो क्या करेगा, ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज कर देगा बाय ब्लॉकिंग और प्रेफर्ड नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर्स। एग्जांपल इज प्रोपेनोलोल। And agents with intrinsic sympathomimetics such as pindolol should be avoided in patients with angina and those who have myocardial infarction. Next is calcium channel blockers. Calcium channel blockers हम nitrates के साथ भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक फिनाइल एल्काइलामिन, विरापामिल, डिल्टियाजम, निफेडिपिन, अमाइलोडिपिन, तो ये सारे ये एग्जांपल्स। तो ये क्या करेंगे सारे,
द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉज रिलैक्सेशन, ये मतलब नॉर्मली हम कह रहे हैं कैल्शियम चैनल्स की वजह से कैल्शियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स तो वो क्या करेगा, जितना भी वेसल्स है, कोरोनरी वेसल्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है, ब्लड सप्लाई जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, उस चैनल्स को ब्लॉक करेगा, उस गेट को ब्लॉक करेगा एंड कॉज रिलैक्सेशन बाय डिक्रीजिंग इंट्रासेलुलर अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम। And the dihydropyrimidines have the most marked smooth muscle relaxants and vasodilator actions. Example is verapamil is somewhat weaker, followed by diltiazem. Next is calcium pharmacological action of calcium channel blockers in heart. Calcium influx is increased in ischemic because of the membrane depolarization that hypoxia produce. हम क्या कह रहे हैं, हार्ट में क्या होगा, जो कैल्शियम इन्फ्लक्स है वो इंक्रीज कर जाएगा इन किसमें, एस्कीमिक पेशेंट में, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो कम है, तो वो क्या करेगा, डीपोलराइजेशन कर देगा। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा कि जितना भी जिस रीजन से हाइपोक्सिया हो रहा है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोटेक्ट द टिश्यू by inhibiting the entrance of calcium into cardiac and smooth muscles of the coronary and systemic arterial beds, and it decreases smooth muscle tone and vascular resistance after load. Next is phenylalkylamine, verapamil. It also dilates arterioles and decreases total peripheral resistance. It slows atrioventricular conduction directly and decreasing heart rate. जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो क्या करेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर से मतलब इट स्लो एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन। जब हम कह रहे हैं कि जितना भी हमारा डिक्रीज होता है, जितना भी हमारा कंडक्शन इलेक्ट्रिक चार्जेस कंडक्ट करते हैं ऐसे से एवी में, तो वो क्या करेगा, उसको स्लो कर देगा एंड डिक्रीजेस हार्ट रेट, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट, कंट्रैक्टिलिटी एंड ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली जब ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होने लग जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से, तो हम कह रहे हैं कि हमारा बैलेंस प्रॉपर रहेगा। इट हैज सम अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी, किसकी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और अदर एग्जांपल इज विरापामिल की। विरापामिल हैज ग्रेटर नेगेटिव inotropic effects than amlodipine and it is a weaker vasodilator. Verapamil should not be given with beta blockers, digoxin and cardiac depressants like quinidine and disoparamidine. Other example is diltiazem. Diltiazem also shows AV conduction and it decreases the rate of firing of the sinus node in pacemaker in SA node. It also and is also a coronary artery vasodilators. क्या करेगा diltiazem, क्या एक vessels को dilate करेगा in AV node. Diltiazem can relieve coronary artery spasms and useful in the patients with variant angina. Vasodilators, nifedipine and verapamil has modest negative inotropic action, but directly suppress SA node and AV nodes टू विरापामिल। ये क्या करेगा, मतलब अभी हम कह रहे हैं कि डिल्टियाजम क्या करता है, एवी मतलब शो इट शोज एवी कंडक्शन, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं हम, डिल्टियाजम क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी से रिलीव के उस पास में हमें रिलीव कराता हूँ। इस पास की वजह से भी हम कह रहे हैं कि जो एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना कॉज होता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डायरेक्ट क्या करेगा, एवी कंडक्शन से जो हार्ट रेट है साइनस में और कोरोनरी आर्टरी वैसोडिलेटर्स उसको डिक्रीज करेगा, या वो क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी स्पास की वजह से एंजाइना हो रहा है उसको रिलीव करेगा, या वो क्या करेगा, डायरेक्टली सप्रेस कर देगा ऐसे नोड को एंड एवी नोड को, जो किसकी वजह से हो रहा है, मतलब जिसकी वजह से एंजाइना हो रहा है, और उसको भी जाके वो डायरेक्टली वहां पे डिप्रेस कर देगा और सुप्रेस कर देगा। कहाँ पे, ऐसे नोड और एवी नोड में। कौन, इट्स विरापामिल। Dihydropyrimidine calcium channel blockers. Example is nifedipine. Nifedipine is a prototype dihydropyrimidine calcium channel blockers, and with a rapid onset and short duration of action, it causes arteriolar dilation by decreasing total peripheral resistance. तो जितने भी निफेडिपिन और जितने भी डाईहाइड्रोपिरिमिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो क्या करेंगे, आर्टरियोल्स की, आर्टरीज की डायलेशन कर देंगे। डायलेट करने के बाद जितना भी उनके ऊपर पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, जो हम कह रहे हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, उसको डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली जितना भी हमारा डिमांड है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। निफेडिपिन इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड एट एन एक्सटेंडेड रिलीज ओरल फॉर्मुलेशन, so it causes direct depressant action on a heart in higher doses. Adverse drug reactions of nifedipine
It causes palpitation, flushing, ankle edema, hypotension, headache, drowsiness, and nausea. Nifedipine has paroxystically increased the frequency of angina in some patients. Next is other dihydropyrimidines. इनका भी mechanism of action same है. जितना भी डाइहाइड्रोपिरिमिडिन का है जो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर देंगे एंड फंक्शन मेनली एज आर्ट्रियोलर वेसल डायलेटर्स. हमें बेसिकली क्या करना है कि वेसल्स को डायलेट करना. जितना भी कॉन्ट्रैक्शन और हो गया था, मतलब जितने भी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई थी उसको फर्दर डायलेट करना है. इसीलिए हम आर्ट्रियोलर वैसोडाइलेटर बोल रहे हैं इनको कि क्या करें, आर्टरीज में और वेसल्स को ये डायलेट करेंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. Next is uses of calcium channel blockers. Calcium channel blockers can be used to patient with obstructive lung disease and peripheral vascular disease. In whom beta blockers are counted. जिनमें हम beta blockers नहीं देंगे उन cases में हम calcium channel blockers दे सकते हैं, like in a treatment of angina pectoris, hypertension, cardiac arrhythmia and hypertrophic cardiomyopathy. Next is fourth class is calcium channel openers. Calcium channel openers में example है Nicrodil. Anti-anginal action of Nicrodil is mediated through ATP sensitive potassium channels by hyperpolarization of the vascular smooth muscles. हम कह रहे हैं जितने भी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़े वो जैसे बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो क्या करेंगे, डायरेक्टली चैनल्स को, मतलब जितनी भी उनकी चैनल्स जो जितने भी एंटर आए, जितने भी एंटर कर रहे हैं उनको डायरेक्टली अपोज करेंगे और स्टॉप कर देंगे उन चैनल्स को. तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली उसको ओपन करेगा बिकॉज इट्स मीडिएटेड थ्रू एटीपी पोटेशियम चैनल्स. तो हमें वो चाहिए फॉर द हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द vascular smooth muscles. Nicrodil is well absorbed orally and completely metabolized in liver and is excreted in urine. Administered IV during angioplasty for acute myocardial infarction. Adverse drug reaction for potassium channel blocker is flushing, palpitation, weakness, headache, dizziness, nausea, and vomiting. Next is other anginal drugs. Other anti-anginal drugs जो classification में fifth class है. Example is dipyridamine, trimethadine, ranolazone, ivabradine and oxypyridine. ये क्या करेंगे, इनका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है क्योंकि ये मतलब इन क्लासेस के से अलग है. लाइक ना तो ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, ना तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ना पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं. इनका क्या अपना अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. लाइक डायपेरिमिडोल इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इज पावरफुल कोरोनरी डायलेटर. Trimethadine is an anti-anginal drugs with non-hemodynamic mechanism. So trimethadine may improve cellular tolerance to ischemia by inhibiting mitochondrial long chain. And ranolazone is a novel anti-anginal drug. Anti-anginal drug act by inhibiting